आपने एमआईएम का साथ छोड़ा, इसका मेन कारण क्या रहा होगा जो आप एमआईएम का साथ छोड़े थे? इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था चारों में से? सबसे पहले किसने बोला था कि नहीं चलो भाई यहाँ पे चलते हैं? क्या अब हम लोगों को बहादुरगंज विधानसभा में काम किया गया या फिर किया जा रहा काम या फिर पिछले विधायक द्वारा किया गया काम में कितना फर्क है अगर आप बताना? अब तो हम ये आपको तो यही कहेंगे कि पिछले 20 साल का आप मुआयना कर लीजिए और हम आपको रिकॉर्ड देंगे ये 4 साल का। अगर उस 20 साल से अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, आपको ये तो खुला चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, एक खुला चैलेंज दे रहे हैं हम। आप चुनाव लड़े एमआईएम से, फिर आए आरजेडी में, तो एमआईएम में भी कुछ दिन रहे, अब आरजेडी में, तो दोनों में क्या फ़र्क है आपके नज़र में? फ़र्क यही है दोनों में कि जैसे हम अगर एमआईएम में अगर थे तो जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है, हमारे बहुत करीबी दोस्त है, वो भी हमको इग्नोर करते थे। वो भी मिलना हमसे पसंद नहीं करते थे। मिलते तो रात के अंधेरे में आते थे मिलने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों को एक शर्म महसूस होता था। बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, काफ़ी दिनों से प्रतिनिधित्व में कांग्रेस के पास रही है, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है कि ये सीट आपको मतलब आरजेडी के पास ही आएगी या फिर कांग्रेस के पास जाएगी? गठबंधन में हम लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि टिकट हम ही लोगों को मिलेगा। फिर ये हाईकमान तय करेगा कि किस पार्टी से लड़ना है। लड़ना तो तय है। हो सकता है कि अगर मान के चलिए ये सीट कांग्रेस के पास चली जाती है तो फिर आपका रुख क्या रहेगा उस समय? हम लोग भाजपा को हटाना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद एक लार्जेस्ट पार्टी बनी राजद। लार्जेस्ट पार्टी बनने की वजह से गवर्नर किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये पाला बदलना चाह रहे थे नीतीश जी, क्योंकि सरकार के जो केंद्र सरकार का जो ये है गृह मंत्रालय का, क्योंकि अंदर खाने की बात चल रही है कि कुछ मुस्लिम बहुल एरियाज को लेकर के, जिसमें सीमांचल के कुछ ज़िले हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को लेकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है। ये बात तो फ्लैश भी हो गया था, ये न्यूज़ में भी आया था। इसको गलत ढंग से आपने सुना होगा कि जब अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जब आए थे, उन्होंने कहा था कि सीमांचल नहीं बोला था, वो सीमांत एरिया उन्हें सुना होगा आपने उनके स्पीच में। वो कभी एक बार भी सीमांचल नहीं बोला, ये सीमांत एरिया। आज 218 करोड़ का एक योजना एक विधायक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहादुरगंज चेराघाट सड़क जो 10 मीटर चौड़ा बनने जा रहा है, ये किसी कीमत पे नहीं हो पाता। अगर हम राजद में नहीं जाते तो ये किसी कीमत पे नहीं हो पाता। तो कोई आपका 1-2 पीढ़ी के बाद नाम नहीं बता सकता है, हम आपको अपना 5वां पीढ़ी तक का नाम बता सकते हैं। मतलब जैसे मेरे दादा कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, मेरे परदादा के सर कौन कौन है आपका दादा परदादा? जो बिहार में भी जमीन सर्वे चल रहा है अभी, तो किशनगंज में भी जमीन सर्वे चल रहा है, तो इस सुनने में आया है कि जमीन सर्वे में कुछ धांधली हो रही है, क्या ऐसा कुछ सच है? कहीं धांधली क्या, कुछ स्टाफ के द्वारा कहीं कहीं वसूली का मामला आ रहा है सामने में। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, 1 पैसा नहीं देना है। जमीन सर्वे में 1 पैसा नहीं लगता। एक दिन आप अपने कागजात दे दीजिए, उसमें कौन कौन मूल कागज लगता है, जैसे खतियान है तो खतियान दे दीजिए, केवाला है तो केवाला दे दीजिए, या आपके पास अगर ये जमाबंदी किया हुआ नहीं हुआ है, सिर्फ केवाला है तो केवाला ही दे दीजिए। बाकी उनके अंदर जितनी ताकत है लगाने दीजिए, जितना गलत करना है करने दीजिए। आपका ये खतियान मिलने के बाद भी 10 साल तक, जब तक आपका सुधार नहीं हो जाए, ये प्रक्रिया चलते रहेगा। मुख्यमंत्री खुद बोले हैं। पर्सनल सवाल ये कि सर आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी, और आपके कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? हमारे घर के लोग भी कह रहे हैं कि भाई पहले ही अच्छा था, तो हम लोग तो अभी पहले ही अच्छा था, आप कहाँ आ गए? तो जबकि अभी आज के डेट में भी मेरा बिजनेस चल रहा है। लेकिन चूँकि अब हम देख नहीं पा रहे हैं डायरेक्ट। हमारी राजनीति में तो हम 2002 ही में आए थे। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता होगा कि 2025 बहुत अनकरीब है और 2025 में बिहार में चुनावी रन छिड़ने वाले हैं, यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर के तैयारियां शुरू भी हो चुकी है। और अभी हम इसी सिलसिले में आए हैं बहादुरगंज विधानसभा, और बहादुरगंज विधानसभा के विधायक अंजार नईमी साहब मेरे साथ मौजूद है। हम सर से इस बारे में और बाकी कुछ निजी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में भी सवाल पूछेंगे। आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है KDV लाइव में। चलिए, आपके KDV लाइव के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए 3 चीज़ का प्रमोशन करना चाहेंगे। वो है DPMI किशनगंज सेंटर, जहां पर पैरामेडिकल कोर्स कराया जाता है। इसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, जहां पर कार सिखाया जाता है। अगर आप भी कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तीसरा है सयान हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पर नसों से जुड़ी हुई समस्या का इलाज किया जाता है। तो ऐसे में अगर आपका भी नस से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहादुरगंज विधानसभा से आप 4 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कैसा चल रहा है विधानसभा, और 2025 में क्या तैयारी है आपकी? अभी जो विधानसभा में जो हम लोग चुन करके आए थे, या जो हम लोगों ने वादा किया था, मैं समझता हूँ कि 95% का हमने अपना
वादा पूरा कर दिया। अभी 1 साल बाकी, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि ये इस 1 साल में उन वादों को भी मैं पूरा कर दूंगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसमें एक वादा मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, चूँकि कुछ सरकारी नियम के तहत, चूँकि सरकार ये है, चूँकि मैंने वादा किया था उस वक्त बाजूगंज टेरागाज सड़क का और बाजूगंज में जाम की जो स्थिति बनी रहती है इससे छुटकारा का, उसके बाद आपका लोधावाड़ी पुल का, कालोपीर घाट पुल का, ये सारे मसलों का हल हो चुका है। सिर्फ एक मेरा टेरागाज में डिग्री कॉलेज जो नहीं हो पाया, चूँकि इसमें कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये है कि चूँकि मैंने कई बार विधानसभा में इस संबंध में क्वेश्चन भी किया है, तो सरकार की तरफ से यही जवाब मिलता है कि पूरे बिहार में आपका हर सब डिवीज़न में एक कॉलेज सरकार देना चाह रही है। तो पहले चूँकि पटना के नियरेस्ट जो भी सब डिवीज़न थे तो मैक्सिमम कॉलेज पटना ही में हो गया, तो पटना के इर्द गिर्द के जो सब डिवीज़न है वहाँ कॉलेज नहीं है, या बहुत जगह ऐसे हैं कॉलेज नहीं है। तो चूँकि मेरे यहाँ एक ही ज़िला है, एक ही सब डिवीज़न है, जिस कारण ऑलरेडी 2 कॉलेज यहाँ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, नेहरू कॉलेज, एक मारवाड़ी कॉलेज, एक तो डिग्री कॉलेज आपका वहाँ आज़ाद नगर ठाकुरगंज में भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जवाब यही होता है कि जब तक सारे सब डिवीज़न में पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हम दूसरी जगह के बारे में विचार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द ये सब में पूर्ण होने के बाद इसके बारे में टेरागाज में भी डिग्री कॉलेज होगा। उसके अलावा सारे वादे जो हमने किए हैं, मैं समझता हूँ कि सारे वादों को मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। 2025 बहुत अनकरीब है और 2025 में चुनाव होने वाले हैं, तो आप आरजेडी पार्टी से जुड़े हुए हैं और 4 साल विधायक रहे, तो 2025 चुनाव आ जाते 5 साल हो जाएगा, तो आपको जनता आप पर किस आधार पर विश्वास करेंगे, काम के आधार पर या फिर पार्टी को देख करके? जैसे कि आपने भी बताया कि नहीं, हमने जो भी वादा किया था लगभग वादा पूरा कर लिया है, तो किस आधार पर जनता? देखिए, मेरे इसमें यह है कि हमको किसी भी एतबार से, चाहे वो मतलब गेट टुगेदर के लिए हो या लोगों से मेल जोल के लिए हो, लोगों से मिलना जुलना या लोगों के यहाँ पहुँचना, सुख दुख में उसका दर्द बांटना, तो हर मामले में, चाहे काम के मामले में हो, चाहे लोगों से मिलने के मामले में हो, या लोगों का जब भी कोई सुख दुख का मामला हुआ है, हम हर जगह पहुँचे हैं। तो हर एतबार से मैं नहीं समझता कि लोगों को कहीं हमसे कोई दिक्कत है या मेरा कोई लोग खिलाफ मुखालिफ में है, ऐसा कहीं नहीं है। लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं हमसे और मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा भी उतर रहा हूँ और कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं अपना पूरा यानी कि 100% दे रहा हूँ लोगों को, कि कुछ ऐसा ना रह जाए कि जिससे लोगों को ये लगे कि विधायक जी मेरा ये काम नहीं किया। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, बल्कि हत्ता के यहाँ तक करते हैं कि एक दूसरा अगर उलझता है, लड़ाई करता है, तो उसको हम लोग थाना में अगर आवेदन दे देता है, उसको रुकवा करके मामला मसालियात करके उन लोगों को घर भेजने का काम करते हैं। तो हम लोग उस हद तक लोगों का सेवा करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि बहुत बेहतर रहेगा। हर एंगल से, चाहे किसी भी एंगल से लोग हमको नकार नहीं सकता है। सर, ये सीट बादोगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, काफ़ी दिनों से प्रतिनिधित्व में कांग्रेस के पास रही है, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है कि ये सीट आपको ही मतलब आरजेडी के पास ही आएगी या फिर कांग्रेस के पास जाएगी? देखिए, कांग्रेस का सीट रहने का वजह है कि चूँकि कांग्रेस यहाँ से, चूँकि हमेशा ये होता रहा है कि जो मतलब सिटिंग विधायक होते हैं टिकट उन्हीं के पार्टी को जाता है। चूँकि गठबंधन है, गठबंधन में हम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि टिकट हम ही लोगों को मिलेगा। फिर ये हाईकमान तय करेगा कि किस पार्टी से लड़ना है। लड़ना तो तय है, तो किस पार्टी से लड़ना है। गठबंधन, हम लोग राजद से हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजद से हम लोग लड़ेंगे। तो ये तय है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है और हम लोग लड़ेंगे और राजद से ही लड़ेंगे और गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि कांग्रेस और राजद का गठबंधन अटूट है, ये बना रहेगा। हो सकता है कि अगर मान के लिए ये सीट कांग्रेस के पास चली जाती है तो फिर आपका रुख क्या रहेगा उस समय? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि मतलब क्योंकि गठबंधन, हम लोग चूँकि हमारे नेता से हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसा कहीं कोई ये नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। और चूँकि कांग्रेस के लिए है तो पहले से भी एक सीट रहा है, पूरे कंस्टिट्यूंसी में 2 सीट आज भी है कांग्रेस के लिए खाली है, किशनगंज और आपका अमोर। तो कांग्रेस तो वहाँ लड़ ही सकती है, बाकी 3 में हम लोग राजद के लोग हैं। अच्छा, आप चुनाव लड़े एमआईएम से, फिर आए आरजेडी में, तो एमआईएम में भी कुछ दिन रहे, अब आरजेडी में
तो दोनों में क्या फ़र्क है आपके नज़र में, क्योंकि दोनों में आप रहें तो कुछ तो देखिए फ़र्क यही है दोनों में कि जैसे हम अगर एमआईएम में अगर थे तो जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हैं, हमारे बहुत करीबी दोस्त है, वो भी हमको इग्नोर करते थे। वो भी मिलना हमसे पसंद नहीं करते थे। मिलते तो रात के अंधेरे में आते थे मिलने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा आए तो उन लोगों को एक शर्म महसूस होता था, सार्वजनिक नहीं वो मतलब हमको साझा कर सक रहे थे। तो यही कारण था। दूसरा ये है कि हम लोग जब एक वजह यह भी रही कि हम लोग जब देखिए सिचुएशन जो था, हम लोग भाजपा को हटाना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोगों के आने के बाद एक लार्जेस्ट पार्टी बनी राजद। लार्जेस्ट पार्टी बनने की वजह से गवर्नर किसी भी स्थिति में, चूँकि ये पाला बदलना चाह रहे थे नीतीश जी, तो किसी भी वजूहात के बिना पर चूँकि आज जो देश का जो हालात है आप देख ही रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ करके भाजपा अपने पाले में कर ले रही है। तो अगर राजद अगर बड़ी पार्टी नहीं होती तो फिर वो ये इसको भाजपा को ही सरकार बनाने का दावा पेश करने का मौका मिल जाता तो वो तोड़ मोड़ करके फिर सरकार बना लेती। तो यही वजूहत था कि हम तेजस्वी यादव जी जब 2020 के विधानसभा चुनाव में ठाकुरगंज आए हुए थे तो बोला था कि जब भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, उसके जरिए सीमांचल का विशेष विकास किया जाएगा। तो आपकी सरकार रही कुछ दिन, हालांकि भी सरकार नहीं है लेकिन कुछ दिन रही, तो उस बीच में कुछ इस मामले में कुछ पहल हुआ? देखिए हम लोग इस मामले में जो सीमांचल के जितने एमएलए थे हम लोग जाकर के मुख्यमंत्री से मिले थे। इस मामले पहले तो हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिले तेजस्वी जी से, फिर मुख्यमंत्री से भी मिले। तो मुख्यमंत्री का और भी हमने प्रपोजल दिया था बहुत सारा चीज़ का। तो एक मेरा ये भी था, एक सब डिवीजन का भी दिया हुआ था, एक ही साथ हम लोगों ने दिया। तो जो चूँकि मुख्यमंत्री का एक बड़ा अच्छा ये है कि एक एक चीज़ को वो पढ़ते हैं, एप्लीकेशन को एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। तो एक एक चीज़ को ये, तो जब ये मामला आयोग वाला मामला आया तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उसमें महबूब साहब भी थे, शकील साहब भी थे, और भी हमारे इजहारुल हुसैन साहब भी थे, सऊद साहब भी थे। तो इस तरह का सारे मोटा मोटी सीमांचल के मैक्सिमम विधायक थे हम लोग। तो उनको बोले कि भाई आपने कोसी का जब बाढ़ का जो मामला आया था उस समय में आपने कोसी आयोग का गठन करके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम किया था। भले आप चूँकि डेवलप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आयोग के थ्रू कराया। तो उसी तरह सीमांचल चूँकि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, इसको विकसित करने के लिए एक आयोग का गठन करके जो भी आप डेवलप करवा रहे हैं उसी के थ्रू कराइएगा तो एक अच्छा हम लोगों के लिए इम्पैक्ट जाएगा, असर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये क्या करने जा रहे हैं। चूँकि उस वक्त एक बात चल रही थी, उस वक्त नहीं, चूँकि सरकार के जो केंद्र सरकार का जो ये है गृह मंत्रालय का, चूँकि अंदर खाने ये बात चल रही है कि कुछ मुस्लिम बहुल एरियाज को लेकर के, जिसमें सीमांचल के कुछ ज़िले हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को लेकर यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है। ये बात तो फ्लैश भी हो गया था, ये न्यूज़ में भी आया था। इसको गलत ढंग से आपने सुना होगा कि जब अमित शाह पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में जब आए थे उन्होंने कहा था कि सीमांचल नहीं बोला था, वो सीमांत एरिया उन्हें सुना होगा आपने उनके स्पीच में। वो कभी एक बार भी सीमांचल नहीं बोला, ये सीमांत एरिया। तो उनके मन में कुछ चल रहा है। और ऐसी बात अभी आपका लोकसभा में भी कोई उड़ीसा के शायद कोई सांसद थे, उन्होंने ये आवाज़ उठाया, या झारखंड, उड़ीसा या झारखंड से थे वो सांसद, आवाज़ उठाया कि भाई कुछ इसको लेकर के टेरिटरी स्टेट बनाया जाए वहाँ। तो एक अंदर खाने में बात चल रही है। तो मुख्यमंत्री बोला कि अगर जैसे ही हम इस आयोग का गठन करेंगे तो उसको मौका मिल जाएगा। आप लोग अगर मौका देना चाहते हैं तो फिर बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आयोग बना देंगे। तो हम लोग भी, शकील साहब वो लोग, महबूब साहब वो लोग, हम लोग सब कोई मंथन किए। तो हम लोग उस एप्लीकेशन को ले लिए कि ठीक है सर, हम लोग इस पर सोच विचार करने के बाद तो हम लोग भी सोचे कि बात सही है कि आज लोगों को पॉलिटिकल एक जो अधिकार मिला हुआ है ये चीज़ वो फिर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ आज हम लोग पॉलिटिकली अपना बात को रख सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री की बात को हम लोगों को लगा कि नहीं, ये किसी हद तक बात में सच्चाई है। तो हम लोग वो एप्लीकेशन को लेने के बाद फिर हम लोग इस पर गौर किए, मंथन किए, तो नहीं लगा कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना था कि जो ही हम अगर ऐसा करते हैं, अगर सीमांचल आयोग का गठन करते हैं तो उसको आप मौका दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको मौका मिलने के बाद फिर आपके हाथ से गेम निकल जाएगा। तो हम लोगों की बात समझ में आई, तब हम लोग आवेदन वापस ले लिया और उस पर हम लोग फिर फर्दर और कोई ये नहीं सोचा। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एमआईएम में भी रहे और अभी आरजेडी में, तो एमआईएम में भी जाहिर सी बात है क्षेत्र के लिए कुछ काम जरूर किए होंगे और वह भी आरजेडी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं। तो दोनों में काम करने के मामले में क्या फ़र्क है? क्यों हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल कुछ दिन पहले कोचालावन विधायक इजहार असफी साहब से हमने सवाल पूछा था, तो बोला कि नहीं, एमआईएम में रह करके हमें काम करने का उतना मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एमआईएम का नाम सुनते ही
कुछ मतलब कि वो नेगेटिविटी माइंड चला जाता था, इसलिए मतलब कि अधिकारी भी उतना नहीं सुनते थे। नहीं बात भी सही क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं बात सही है कि जाहिर सी बात है, जहाँ जो ही हम लोग कोई ऑफिसर से या किसी पदाधिकारी के सचिव से मिलते थे तो एक अलग सा उनका जो एक रवैया होता था, एक अलग टाइप का होता था। जो रूटीन वर्क है वो हो रहा था, उसमें कहीं दिक्कत नहीं था। हम लोग अपने क्षेत्र के लिए जहाँ पैरवी करना ये करना ये सब हो रहा था। लेकिन जो बड़े बड़े योजना थे, आज 218 करोड़ का एक योजना एक विधायक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहादुरगंज टेराघाट सड़क जो 10 मीटर चौड़ा बनने जा रहा है, ये किसी कीमत पे नहीं हो पाता। तो MIM में रह करके ये सारा चीज़ हमको नहीं लग रहा है कि संभव हो पाता, क्योंकि और भी MIM के हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ क्षेत्र में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप आज भी देख सकते हैं। हम समझते हैं कि लगभग ऐसा 14-15 जगहों का जो चिन्हित करके हम लोगों ने दिया था, करीब 25-26 जगह था जो बाढ़ से ग्रस्त था, ऐसे जगहों पर काम किया गया। तो ये सब नहीं हो पा रहा था। हम लोग जब ऐसा थे तो नहीं हो पा रहा था, दिक्कत हो रही थी। हम लोग तो भाई एक्स्ट्रा कुछ लाने में दिक्कत हो रही थी। दिक्कत क्या हो रही थी इसमें, मेन क्या दिक्कत? मान लीजिए सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हम लोग दिए, मुख्यमंत्री को दिए या उप मुख्यमंत्री को दिए, तो जैसे आज के डेट में हम लोग ये कर रहे हैं, आज आप सुने होंगे कि हम लोग का सारे योजनाओं को, जबकि ये सारा एक सिस्टम में लाया जा चुका था सारा चीज़ को, कि RWD के तरफ हो या RCD का हो, सारा रोड का ये हो गया। सारे जब सरकार बदली तो सारे हम लोग का जितना योजना था सबको कैंसिल कर दिया गया, सारे भाजपा और JDU के क्षेत्र में कर दिया गया। जब आप MIM में थे? नहीं अभी की बात कर रहे हैं। तो तब अभी जब ये स्थिति हो रही है तो उस वक्त का क्या स्थिति रहा होगा, आप खुद आकलन कर सकते हैं इस बात का। तो हम लोग ये देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, और लग रहा था कि हम लोग, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई अछूत हैं, कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग कोई अछूत हैं। मतलब ऐसा फील हो रहा था लोगों का, जो हम लोग से मिलना नहीं, इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, या लोग हमसे मिलना नहीं चाह रहा था। तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी, कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए हम लोग सोचे यार, सबसे बड़ा मुद्दा था कि सरकार को बदलना था, और सरकार बदलने के वजह से हम लोग इसको चाह रहे थे कि चलो भाई एक मौका है, सरकार को बदला जाए। और लोगों का, हमारे इलाकों के लोगों का या हमारे कौमियत के एतबार से भी लोग यही चाह रहे थे कि भाजपा की सरकार को हटाया जाए। तो हम लोग लोगों का एक तरह से ख्यालात का समर्थन किए। सर एक आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि अभी आप बहादुरगंज में रहते हैं, ये पर्सनल सवाल है। अभी आप बहादुरगंज में रहते हैं, आपका मूल घर कहाँ हुआ, मूल निवास कहाँ हुआ आपका? नहीं, हम लोग यहीं के ही निवासी हैं, बहादुरगंज की हैं। हाँ, ये मेरा सताल गांव है जी। तो पहले हम समझते हैं कि बहुत पहले ये था, गोपालपुर पंचायत के अधीन आता था। बाद में फिर जब ये नोटिफाइड एरिया बना तो ये एक नगर क्षेत्र में, हाँ, नोटिफाइड एरिया उस वक्त नगर नहीं था, बाद में फिर ये नगर पंचायत बन गया। तो हम लोग मूल निवासी यहीं के हैं। नहीं, आपको कोई आपका 1-2 पीढ़ी के बाद नाम नहीं बता सकता है, हम आपको अपना 5वां पीढ़ी तक का नाम बता सकते हैं। मतलब जैसे मेरे दादा कौन थे, मेरे परदादा कौन थे, मेरे परदादा के सर कौन कौन है आपका दादा परदादा जो आप बता? तो हम लोग तो जैसे नादिर अली साहब थे जो मेरे परदादा के फादर थे। उसके बाद मेरे परदादा अबुल हुसैन साहब थे, मेरे दादा अहमद हुसैन साहब थे, मेरे वालिद साहब तो नईम साहब थे ही। तो इस तरह का, यानी कि हम लोग उतना तक हम लोग चूँकि जानते हैं, चूँकि इसलिए कि चूँकि ज़मीन का कागजात जो हम लोग का था, तो उसी हिसाब से तो हम लोग नाम नहीं कर पाए, हम लोग दादा तक ही सीमित है, उससे आगे परदादा लक्कर दादा तक हम लोग जानते हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। अभी बिहार में भी ज़मीन सर्वे चल रहा है अभी, तो किशनगंज में भी ज़मीन सर्वे चल रहा है। तो इस सुनने में आया है कि ज़मीन सर्वे में कुछ धांधली हो रही है, क्या ऐसा कुछ सच है? या फिर ज़मीन सर्वे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ज़मीन सर्वे तो ये बिहार सरकार की तरफ से हो रहा है। पहले 20 जिला में शुरू किया गया था, अभी 38 जिला में चल रहा है जी। तो ये अपने जगह पर ये सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को ये लगता है चूँकि ये इसमें जो कर्मचारी जो भी काम कर रहे हैं, तो कोई किसी NGO से इन लोगों को लेकर के शायद ऐसा काम, लोगों को ये लग रहा है कि ये सरकार, बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है। कहीं ये संदेह हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। ये मतलब सर्वे सही हो रहा है। कहीं धांधली का कुछ स्टाफ के द्वारा कहीं कहीं वसूली का मामला आ रहा है सामने में। तो हमारे क्षेत्र में हम पैनी नज़र बनाए हुए हैं। एक बार चूँकि बहुत लोगों ने पिटाई भी किया था आपका क्या कहते हैं, डिस्याटोली साइड वाला एरिया में। फिर एक बार आपका रामपुर में भी एक बार मारपीट किया, ला करके थाना के हवाले किया था। तो हमारा तरफ से लोगों का यही कहना है कि आप एक पैसा नहीं देना है। फिर एक भी रिसेंटली मामला आया वहाँ प्लास मनी में, जो लाखों का उगाही किया, उसको पकड़ करके फिर उसके हम जो बंदोबस्त पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को बुलवाए, उसके हवाले किए, FIR करना चाहा। लेकिन फिर ये लोग पता नहीं, DM साहब भी बोले कि FIR किया जाएगा जांच के उपरांत, लेकिन फिर उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो खैर वो अलग मसला है।
लेकिन हम लोग नज़र बनाए हुए हम लोगों को यही कहेंगे कि किसी को 1 रुपया नहीं देना है, 1 पैसा नहीं देना है। जमीन से भी 1 पैसा नहीं लगता। एक दिन आप अपने कागजात दे दीजिए, उसमें कौन कौन मूल कागज लगता है, जैसे खतियान है तो खतियान दे दीजिए, खेवाला है तो खेवाला दे दीजिए, या रसीद जमाबंदी रसीद है तो रसीद दे दीजिए, रेंट रसीद दे दीजिए। जमीन से जुड़े जो भी कागजात है वो हाँ वो दे दीजिए। आपके पास अगर ये जमाबंदी किया हुआ नहीं हुआ है, सिर्फ केवाला है तो केवाला ही दे दीजिए। बाकी उनके अंदर जितनी ताकत है लगाने दीजिए, जितना गलत करना है करने दीजिए। आपका ये खतियान मिलने के बाद भी 10 साल तक, जब तक आपका सुधार नहीं हो जाए, ये प्रक्रिया चलते रहेगा। मुख्यमंत्री खुद बोले हैं कि जब तक ये प्रक्रिया समाप्त नहीं होता है लोगों का सुधार होते रहेगा, इसलिए लोगों को कहीं से डरना नहीं है। कोई टाइम लिमिट है क्या, कितना टाइम? ये 25 तक इसको कंप्लीट कर देना है। 25 तक कंप्लीट, 25 तक सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ना हो किसी व्यक्ति का तो हो सकता है कि टाइम अगर कहीं अगर कोई दिक्कत आएगा तो कुछ टाइम एक्सटेंड करेगा। ये गवर्नमेंट का काम है, टाइम एक्सटेंड करके फिर इसमें सुधार का प्रक्रिया चलते रहेगा। जमीन सर्वे सही है, लोगों को घबराना नहीं, जमीन सर्वे करवाना है। सर्वे सही है लोगों का। अब तो शायद कुछ प्रखंडों में ये भी नहीं हो रहा है, ऑफलाइन पेपर नहीं लिया जा रहा है। इसका टाइम, ऑफलाइन का टाइम पूरा हो गया तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं। कर सकते। कुछ लोग नहीं दिए हैं तो भी कागज देना है। क्योंकि हमारे इलाका इतना मासूम लोग हैं हमारे यहाँ, तो बगैर पैसा दिए इनको इत्मीनान नहीं होता है। हम एक हम आपको बताना चाहेंगे सर कि मेरे घर के बगल में जब ये नल जल योजना के तहत जब पाइप बिछाने का काम किया जा रहा था घर घर, तो मेरे घर में भी पाइप बिछाया गया और मेरे घर के बगल में भी वो लोग 2000 रुपया देकर के पाइप बिछाया अपने घर में। बताइए, जबकि वो फ्री में जा रहा था बिछाने। वही ना कह रहे हैं कि हमारा देखिए यहाँ आदमी तो एक से एक तेज आदमी होता है, वो देख लेता है कि अब हम ही लोग हैं। जैसे कहीं ट्रांसफार्मर जल गया तो भाई हमको बोल दिया इसको डिब्बे ठीक है कल शाम तक लग जाएगा, लग जाना है। बीच में मिस्त्री कहता है कि कल तक अगर लगाइएगा, आपने सुरजापुरी में कल तक अगर लगाओ तो वो 5000 टका दे, मैं तो काले लगवा दूँ, मैं तो ऐसे नहीं लगतो। तो लोग अब क्या किए, इतना मासूमियत। हम जब कह रहे हैं कि कल शाम तक आपका लग जाएगा और लगता भी है, लेकिन उसको वो ठग लेता है। जब ये होगा तो बाद में कहेगा कि बोले नहीं हमें टका दूँ। तो इस तरह का लोगों का है, मासूमियत है। लोगों को बगैर पैसा दिए इत्मीनान नहीं होता है। क्योंकि पहले ये चीज़ सिस्टम को चेंज करने में वक्त लगेगा। पहले ऐसा ही होता था। पहले ऐसा था कि अगर कोई ट्रांसफार्मर जल गया महीनों तक नहीं लगता था। लास्ट में लोगों को, गांव वाले को चंदा कर करके ट्रांसफार्मर मिस्त्री को देना पड़ता था। वो खरीद करके बोला कि खरीद करके लगाते हैं। कई ऐसा मसला आया हम लोगों के सामने में कि गाँव वाला ट्रांसफार्मर खरीद करके लगाया था। जब वो ट्रांसफार्मर जल गया तो उसको चेंज, चूँकि ट्रांसफार्मर पुराना हटाएगा नया लगाएगा, तो नया लगाएगा तो पुराना दे नहीं रहा है। तब एग्जीक्यूटिव फोन कर रहा है कि भाई फला जगह सर ऐसा है, वहाँ ट्रांसफार्मर दे नहीं रहा है, हम लोग को तो चूँकि एक्सचेंज करना है, पुराना देना है नया लगाना है। तो बोल रहा है तो लोगों पे काहे नहीं दे रहे हैं भाई, ये हम लोग चंदा करके लगाए थे। जब विभाग को पूछा गया, वो लोग पता कीजिए भाई, तो बोला कि भले वो चंदा करके लगाया होगा, तत्कालीन जो जेई था, एग्जीक्यूटिव था, वो लोग उसको वहाँ सरकार के तरफ से पे करके लगा दिया है, वहाँ कर दिया है कि नहीं भैया सरकार की तरफ से लगा, पैसा वो लोग खा गया। तो ऐसा भी होता था। तो हम लोग तो ऐसा कहीं होने नहीं दे रहे हैं। कई लोग अगर खुशी से, अगर मिस्त्री को आप चूँकि मानव बल लोग है, 10, 20, 50 रुपया कहीं खुशी से अगर रात में आके काम कर दिया, दे देता है, तो काम तो कर देता है बेचारा, रात में आकर के दे देता है, करना भी है उसको। लेकिन बाद में क्या कहेगा कि हमको 50 रुपया लग गया। तो हमारा लोगों का मासूमियत कहिए या जो कहिए, इस तरह का बातें सामने आती है। सर अभी ये रोड अररिया टू गलगली नेक्स्ट होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, क्या मतलब कि क्यों हो रहा है सर? देखिए बात तो सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको कैसे चलना है। 4 लेन में क्या पैदल चलने का क्या तरीका है, या गाड़ी लेके चलने का किस तरह का तरीका है, कितना के स्पीड में कौन सा लेन में चलना है हमको। तो ये सारे चीज़ों को थोड़ा इसमें होमवर्क करने की ज़रूरत है, मतलब, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो अब हम समझ रहे हैं कि जब चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं। अभी यहाँ एक मिडन एंट्रेंस की ज़रूरत थी। अब इतना लंबा एरिया में, चूँकि पहले के लोगों के टाइम में सर्वे हुआ था, तो यहाँ आप देखिएगा कि दारुल उलूम और नसीम, ये आपका एक्सचेंज के बीच में कहीं कोई कटिंग है, LR के बाद सीधे एक्सचेंज, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था। जबकि 10 पंचायत का आवागमन उधर से था। तो फिर हमने अभी आपका गडकरी जी को मेल किया आलोक में। हमको फिर वहाँ से जवाब आया, मतलब वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो प्रोजेक्ट हेड हैं, वो बताया कि सर आप जो मेल किए थे उसका रिप्लाई आया है, यहाँ मेडन एंट्रेंस कर दिया गया है। तो अभी दारुल के पास एक एंट्रेंस बनाया गया है। हम लोग भी उधर से ही आए अभी। हाँ, अभी बन के शायद कंप्लीट भी हो गया शायद। अब हम तो नहीं बता पाएंगे, हमको बताया कि सर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन एक को बंद कर देंगे। तो लोगों का कहना है कि यहाँ भी खुला रखा जाता है ऐसा, क्योंकि 4 लेन में अगर हर जगह रखेगा तो एक्सीडेंट ज़्यादा होगा।
तो इसलिए एक्सीडेंट होता था, लेकिन अब जब कंप्लीट हो गया है तो नहीं होगा इंशाल्लाह। सर एक पर्सनल सवाल है, जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में ही हम लोग ने बात की थी कि नहीं आपसे कुछ पर्सनल भी सवाल करेंगे, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं। पर्सनल सवाल ये कि सर आपकी शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी, और आपके कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? हमारी शादी 2004 में हुई है। हाँ। दो बच्चे हैं, 2 बेटा है हमको अब तक। तो बड़ा बेटा मेरा 12 किया, अभी कोटा में उसको भेजे हैं तैयारी करने के लिए। छोटा बेटा मेरा 9th में है, सिलीगुड़ी सेंट माइकल स्कूल में है। ससुराल कहाँ है सर आपका? ससुराल मेरा ठाकुरगंज का दल्ले गांव पंचायत है, भवानीगंज गांव, वहाँ पर रहे हैं। सर आप बिजनेसमैन भी है, बाकी पॉलिटिशियन भी है, तो आप अपने हिसाब से आपको तो जाहिर से पता होगा कि बिजनेस ठीक है या फिर पॉलिटिक्स ठीक है यहाँ के युवाओं के लिए? अगर यहाँ के युवा अगर जाना चाहे तो इस क्षेत्र, देखिए पैसा कमाने के लिए अगर कोई सोचता है तो भी बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा के गए भी तिजारत करने पर को फोकियत दिए थे। तो इसलिए तिजारत यानी हिजरत में ही इज्जत है। लोग हमारे यहाँ आप देखे होंगे या हमारे क्षेत्र में भी आप अगर ये देखिएगा कि जो बाहर से लोग हिजरत करके आए हुए हैं उनका तरक्की का जो पैमाना है, जो लोकल लोगों का जो तरक्की का पैमाना है, बहुत डिफरेंसेस है। तो चूँकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी या उस ज़माने में भी लोग हिजरत करके दूसरी जगह बिजनेस करने के लिए जाते थे तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। तो हमारे लोग भी जो बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं जो लुधियाना में बड़े बड़ी फैक्ट्री लगा दिए हैं, दिल्ली में बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, यार हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में फैक्ट्री लगा करके बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी है। तो बिजनेस सबसे आम चीज़ है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है। देखिए ये तो राजनीति तो एक खिदमत का जज्बा है, क्योंकि हम लोग सोचे कि चलो बाप दादा का जगह ज़मीन है ही, हम लोग को अल्लाह का करम है कि मेरे वालिद साहब बहुत बड़े ज़मींदार रहे हैं। आज भी नगर पंचायत में नियर अबाउट लगभग 100 एकड़ ज़मीन हम लोगों को आज भी है। मेरे वो मतलब वरासती जायदाद है और टोटल नगर क्षेत्र में ही है। नगर क्षेत्र का क्या वैल्यू है, तो मेरे वालिद साहब अकेले वारिस थे, 3 पीढ़ी में वो अकेले थे, मतलब 3 पीढ़ी में अकेले थे। हाँ अकेले थे। तो अकेले में हम लोग अभी 4 भाई हैं। 4 भाई में एक तो मेरे इंतकाल कर गए, 3 भाई अभी हम लोग हैं। तो बड़े भाई के बच्चे लोग हैं, सब पढ़ रहे हैं। तो यही है कि हम लोग जब हम अपने टाइम में आके बिजनेस शुरू किए, मेरे वालिद साहब सिर्फ खेती बाड़ी ही करते थे। अच्छा। और खेती बड़े पैमाने पर करते थे। कितना बताया सर? 100 एकड़? हाँ नियर अबाउट 100 एकड़ जमीन। तो अभी आपके चारों भाई में बढ़ गया? हाँ सारे भाइयों के नाम से है। मेरे परदादा बहुत तेज आदमी थे, सारे पोतों के नाम से करके दे गए थे। मेरे वालिद साहब कहिए ये कि मेरे दादा का इंतकाल मेरे वालिद साहब के पैदा होते ही हो गया था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब का जो भरण पोषण है मेरे परदादा ने ही किया। तो सारा प्रॉपर्टी मेरे परदादा का, तो परदादा ही सारे हम लोगों में जिस वक्त हम लोग 2 ही पैदा हुए थे तो मैक्सिमम ज़मीन वही हम लोगों के नाम से, 2 बड़े भाई और मेरे नाम से था। तो हम लोग फिर ट्रांसफ़र कर दिए छोटे भाइयों को। तो मैक्सिमम हम लोग सब भाइयों के नाम से है। सर अभी देखते हैं कि बहुत से युवा राजनीति में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई अगर युवा अगर राजनीति में आना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, राजनीति से इंटरेस्ट रखना भी चाहिए, होना भी चाहिए लोगों को। आज में राजनीति में एक ईमानदार की हैसियत से होना चाहिए कि एक खिदमत करने का जज्बा के तरह से होना चाहिए, ना कि एक लोग माइंड सेट के आते हैं कि हमको ये करना है वो करना है। तो ऐसा राजनीति में कुछ नहीं है। हम खुद इस बात को फील कर रहे हैं कि जितना कमाने के भाव से राजनीति में नहीं आना। हमारा जो अपना अखराजात का जो एक पैमाना था तो अभी मेरा बहुत मतलब लिमिट हो गया है। हमारे घर के लोग भी कह रहे हैं कि भाई पहले ही अच्छा था, तो हम लोग तो अभी पहले ही अच्छा था, आप कहाँ आ गए? तो जबकि अभी आज के डेट में भी मेरा बिजनेस चल रहा है। लेकिन चूँकि अब हम देख नहीं पा रहे हैं डायरेक्ट, हमारे स्टाफ लोग हैं देख रहे हैं, भाई लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, तो चल रहा है। तो हम चूँकि डायरेक्ट देख नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो है। आप तो बिजनेस बहुत पहले से कर रहे हैं, फिर राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी आपको? राजनीति में बिजनेस तो हम 2000 से ही शुरू किए थे। 2000 से? मेरे वालिद साहब 1999 में डेथ किए, 1999 में। शुरुआत में क्या बिजनेस किए थे आप? शुरुआत ही हम आए थे ईंट भट्टा ही लेकर के, क्योंकि हम लोग के पास ज़मीन अपना था, करना था, लोग कर रहे थे। तो हमारे यहाँ कोई बिजनेस था नहीं, तो हम लोग से चलो ईंट भट्टा ही किया जाए, उसी से शुरुआत किए हम लोग। तो उसी में चला, तो अल्लाह ने साथ भी दिया। अल्लाह का करम है कि काफ़ी अच्छा तरक्की भी की हम लोग बिजनेस में। अभी आप विधायक हैं, अगर आपको सांसद बनने का मौका मिला, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप विधायक हैं तो बहुत सारे ऐसे काम हो जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो और वो काम आप करना चाहें, तो आपको अब कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहें सांसद बन के? अगर मान के चले सांसद बनने का आपको मौका मिलता है तो जो काम जो आप वो हम लोग तो अभी विधायक ही ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि यही अपना खिदमत हम लोग यहीं दें बेहतर ढंग से, पहले अपना 100% दे पाएँ, लोगों को मुतमईन कर पाएँ। पहले हम यही करना चाहेंगे। जब मौका अगर अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह फिर रास्ता निकलेगा। राजनीति में कब आए थे सर आप? राजनीति में तो हम 2002 ही में आए थे। 2002 में? 2000 हाँ 2 में।
तो उस वक्त मतलब कि क्या हम वार्ड का चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त हुआ ये कि हम बिजनेस भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे था और हम वार्ड का भी चुनाव लड़े थे, तो उस समय मैं हार गया था। और उस वार्ड यहाँ उस वक्त वार्ड भी शायद 14 वार्ड था बहादुरगंज में, तो वार्ड भी बहुत बड़ा था। और तो एजुकेशन छोड़ करके फिर हम लोग बिजनेस शुरू किए। बिजनेस स्टार्ट करते ही फिर आ गया, तो लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि नहीं लड़ना है, तो लड़ गए। राजनीति में आपको शुरू से ही इंटरेस्ट है इसका? हाँ, शुरू से ही 2000 जैसे आपको बताया। अच्छा, राजनीतिक पृष्ठभूमि आपका कोई है? आपसे पहले आपके परिवार में कोई राजनीति में कदम रखा है? नहीं, मेरे परिवार में तो नहीं है। राजनीति से इंटरेस्टेड थे मेरे वालिद साहब, ऐसे राजनेताओं से ताल्लुक रहा है। सारे राजनेता जितने भी थे, बड़े बड़े राजनेता मेरे वालिद साहब से बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन कभी डायरेक्ट वो राजनीति में नहीं है। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई है? हम तो इंटरमीडिएट, चूँकि मेरे वालिद साहब उस वक्त सेक्रेटरी थे बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज के। वो बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज, जब मेरी बहादुरगंज में जो मकान है वहीं शुरुआत हुई थी उसका। प्रोफेसर मसौरा साहब जो तो हैं, मैं हमारे घर में लगभग 25 साल तक चला वहाँ कॉलेज बहादुरगंज में। उसके बाद फिर लोगों ने मेहनत किया, चंदा करके फिर कॉलेज को वहाँ बहादुरगंज कॉलेज जो अभी है जहाँ, वहाँ शिफ्ट किया, लोगों से चंदा लिया या ज़मीन के शक्ल में जैसे भी हो, तो वहाँ फिर कॉलेज वहाँ इस्टेब्लिश हुआ। तब यहाँ खाली करके लोग वहाँ गए। तो लोगों का ये था कि भाई अपने बेटे को यहाँ दीजिए, लोग थोड़ा प्रेरित होगा कि नहीं भाई सेक्रेटरी साहब का भी बेटा भी यहाँ है। तो फिर मेरे वालिद साहब हमको बहादुरगंज से हम इंटर किए, आई.कॉम किए। उस वक्त बड़े अच्छे अच्छे टीचर भी हुआ करते थे। शकील आई.कॉम कब किया आप साल? 89 में। 87 में हम 10th किए थे। अच्छा। 89 में 12 किए। उसके बाद फिर हम पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से ग्रेजुएशन किए। उसके बाद फिर तैयारी करने के लिए कुछ दिन हम रहे वहाँ पटना। उसके बाद फिर वालिद साहब के इंतकाल के बाद फिर हमको। अच्छा। तो फिर भी आपकी एजुकेशन काफ़ी हाई थी उस वक्त? हाँ, अगर बीकॉम ऑनर्स किए हुए हैं। जी, बीकॉम ऑनर्स। सर, आपने एमआईएम का साथ छोड़ा, इसका मेन कारण क्या रहा होगा जो आप एमआईएम का साथ छोड़े थे? जैसे कि आपने पीछे बताया कि नहीं, जो मतलब कि ये बीजेपी को हराने के लिए इसको इस सरकार, तो मेन उद्देश्य तो वही था हम लोग का कि हम लोग देखें कि हम लोग चारों लोग अगर आ जाते हैं तो सर ये तो फिर आपने बता दिया था, लेकिन इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था चारों में से? सबसे पहले किसने बोला था कि नहीं चलो भाई मास्टरमाइंड क्या? अब हम लोगों को चारों को बुला करके बैठ के बात करते थे, तो चारों आदमी मान के चलिए। चारों आदमी मिल करके हम लोगों ने ये निर्णय लिया। चारों आदमी का फैसला था कि चलिए ऐसा होने से भाजपा सरकार से चले जाएगी। हम लोग चूंकि नए नए थे, हम लोग को उतना बार्गेनिंग भी नहीं आता था। कुछ लोग कहा कि मंत्री बनना है, ये बनना है, वो बनना है। हम लोग तो बस उसी में खुशी था कि चलो भाजपा को हम लोग हटा रहे हैं। एक साथ लोग चारों ने फैसला किया था कि नहीं? हाँ, एक साथ हम लोग चारों का फैसला था। अच्छा। आपने पार्टी बदल लिया, तो पार्टी बदलने से आपको फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि अभी तो फिर भी वही फिर बीजेपी की सरकार है। नहीं, तो हम लोग तो ये उम्मीद नहीं किए थे। ये नीतीश कुमार जी का हम लोग ये नहीं समझते थे कि इतना जल्दी एक बार में ये 2 बार 3 बार पलटी मार देंगे। तो चूंकि एक बार जब वो उससे उब गए थे, तो भाई जब इसमें आए, चूँकि उन्हीं के तरफ से ये था कि भाई पार्टी बदलने जा रहा है, मतलब पाला बदलेंगे, तो हम लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि फिर ये 17 महीना के बाद चले जाएंगे। ये ऐसा उम्मीद नहीं था। इसी उम्मीद से कहा नहीं जा सकता कि कब क्या होगा। तो इसलिए हम लोग तो ऐसा सोच करके आए थे कि भाई ये रहेगा, और अगर हम समझते हैं अगर सरकार आ जाती तो और ज़्यादा विकास होता हमारे क्षेत्र का। आपके द्वारा किया गया बहादुरगंज विधानसभा में काम किया गया, या फिर किया जा रहा काम, या फिर पिछले विधायक द्वारा किया गया काम में कितना फ़र्क है, अगर आप बताना? अब तो हम ये आपको तो यही कहेंगे कि पिछले 20 साल का आप मुआयना कर लीजिए, और हम आपको रिकॉर्ड देंगे ये 4 साल का। अगर उस 20 साल से अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा। आपको ये तो खुला चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, एक खुला चैलेंज दे रहे हैं हम आपको कि ये मेरा 5 साल का रीजन। अच्छा, कोई ऐसा काम है आपका जो आप मतलब कि याद रखा जाएगा सदियों तक? है तो बहादुरगंज टेराजगार जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये जो हुआ है अभी 218 करोड़ का, जो बनने वाला है, टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, एग्रीमेंट होने जा रहा है। एग्रीमेंट के बाद काम शुरू हो जाएगा। तो हम समझते हैं एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। ये 10 मीटर चौड़ा रोड बनने जा रहा है, 33 फीट, और जो बहुत जगह टेढ़ी मेढ़ी था, जो 90 डिग्री में मुड़ जाता था, कहीं 75 डिग्री में मुड़ जा रहा था, तो इसको सीधा कर दिया गया है। हल्के फुल्के मोड़ को छोड़ करके बाकी सारे मोड़ को मतलब ये कर दिया गया है। सर, 2 सवाल और है आपका। एक सवाल ये है कि आपकी बचपन में जब आप बच्चे थे उस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी? यानी कि मतलब जो ये है फाइनेंशियल स्थिति। हम तो यही कहेंगे कि भाई मेरे वालिद साहब अकेले थे, जहाँ 100 एकड़ ज़मीन का मालिक अकेले हों, तो जाहिर सी बात है कि कैसा रहा होगा उस वक्त। तो मतलब ज़मींदारों का, मेरे वालिद साहब भी ये किए थे, मतलब
BA LLB किए हुए थे। क्या करते थे आपके वालिद मेरे साहब? वालिद साहब भी दरभंगा से उस समय में BA किए थे, BA इकोनॉमिक्स से किए हुए थे। LLB शायद 2 पार्ट करने के बाद वो नहीं किए, और उसके बाद शायद चूँकि घरेलू मशगूलियत की वजह से छोड़ दिए, चूँकि अकेले थे तो नहीं किए। तो शुरू से ही वो ये रहे, तो चूँकि खेती उस वक्त हम समझते हैं कि अभी थोड़ा खेती टफ हो गया है। पहले के ज़माने में जो बड़े बड़े किसान थे तो हम समझते हैं उनके सामने में वो BPSC के जो जितने भी ये थे मतलब पदाधिकारी थे, वो कोई मायने नहीं रखता था इन लोगों की आमदनी के सामने में। अच्छा, खेती से सारा? खेती से, अच्छा, हाँ। मतलब पहले का जो बड़े बड़े किसान का जो स्थिति था, लेकिन बाद में ये सब होने लगा। तो अब धीरे धीरे चूँकि ये सरकार किसानों के तरफ से गाफिल होने लगा, किसानों को अहमियत देने कम लगा, तो थोड़ा स्थिति किसानों की खराब हुई। हम समझते हैं कि मेरे वाली साहब अक्सर बोलते थे कि मतलब इंदिरा गांधी जब तक रही, यानी 85 तक किसानों का मतलब एक तरह से बहुत मजबूत स्थिति रहा। इंदिरा गांधी के गुजरने के बाद किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होते चले अभी तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब बिहार में है किसानों की। हाँ, किसानों की हालत खराब, आमदनी के मामले अगर हमारे यहाँ के नौजवान पलायन करके, किसानों के बच्चे पलायन करके दूसरी जगह अगर कमाना नहीं कमाए नहीं अगर, तो हम समझते हैं कि स्थिति कितना और बुरा होता, क्या भयावह होता स्थिति। आपके पिताजी किसानी करते थे या फिर और भी कुछ काम करते थे? नहीं, मेरे वाले साहब मूल रूप से किसान ही थे। हम लोग भी जब मेरे वाले साहब के इंतकाल के बाद हम भी जम के खेती किए लगभग 2 साल। उसके बाद दिमाग में आया कि सिर्फ खेती से नहीं होगा भाई, चलो कुछ बिजनेस किया जाए, हमारे पास संसाधन भी है, तो चलो, तो फिर हमने बिजनेस शुरू किया। सर, एक अंतिम और लास्ट सवाल है कि 2025 आने वाले हैं, क्या तैयारी चल रही है और बहादुर विधानसभा लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग तो भाई मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों के हर दिन हम लोग इलेक्शन समझ के कर रहे हैं, हर दिन लोगों का खिदमत समझ के कर रहे हैं। हम लोग लगे हुए हैं लोगों के खिदमत के लिए। अब लोग किस हद तक सराहते हैं, हम तो समझते हैं कि अब इलेक्शन का रिजल्ट ही बताएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर जो भी सुविधा दे पाएँ सरकार से ला करके देने की कोशिश की जा रही है, और करेंगे इंशाल्लाह, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। चलिए सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे बहादुरगंज विधायक इंजार नईमी साहब। हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, आपका इसके बारे में क्या राय है, आप सभी तरीके से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो भी आपके मन में सवाल हो। और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हम सर से पूछे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।